हाँ नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। साथियों, आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 10वीं का संस्कृत। ये पार्ट 2 होने वाला है। अगर आप अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग क्लिक करके देख लीजिए। ये पार्ट 2 होने वाला है साथियों। VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा में 100% पूछे जाने वाला प्रश्न है साथियों। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है साथियों। बहु प्रश्न आने की संभावना है साथियों। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर याद नहीं हो प्रश्न तो नोटबुक में लिख लीजिए ताकि याद हो सके। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक में शेयर कर दीजिए। और आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो क्लिक करके जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन क्लास करके टेलीग्राम चैनल है। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। प्रश्न 6, संस्कार कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। साथियों, इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, संस्कार 16 होते हैं। संस्कार 16 होते हैं। इस 16 संस्कार को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। साथियों, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कार कितने होते हैं कुल, तो 16 होते हैं। संस्कार को कितने भाग में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है साथियों। उसके बाद देखिए, पहला जन्म से पूर्व संस्कार होता है। जन्म से पूर्व संस्कार 3 होते हैं साथियों। जन्म से पूर्व संस्कार कितने होते हैं, 3 होते हैं। दूसरा शैशव संस्कार होता है। शैशव संस्कार 6 होते हैं। क्लियर साथियों। तीसरा शिक्षा संस्कार होता है। शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। ठीक है साथियों। चौथा विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार 1 होता है। तथा 5वां मृत्यु के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है, जो कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं साथियों। जन्म से पूर्व संस्कार 3 होते हैं। उसके बाद साथियों शैशव संस्कार 6 होते हैं। तक समझने में साथियों दिक्कत, कैसे लिखेंगे। संस्कार 16 होते हैं। इस 16 संस्कार को मुख्य 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। दूसरा शैशव संस्कार होता है, जो मुख्यतः 6 भाग में बांटे हैं, 6 भाग होते हैं। संस्कार के 5 होते हैं। शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। चौथा विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार 1 होता है। तथा 5वां मृत्यु के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है, जो कुल मिलाकर 16 संस्कार है साथियों। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत साथियों है तो कमेंट कीजिए साथियों। यहाँ तक अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन क्लासेज साथियों, आप लोग जुड़ जाइए ताकि वहाँ पर क्लास का PDF नोट्स आप लोगों को मिल सके। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 7, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। साथियों, प्रश्न 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसको लिख करके आप लोग याद कीजिए। याद नहीं हो तो नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद याद कर लीजिए साथियों। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। उत्तर देखिए, वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर दानशील और दयावान थे। मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर थे। मिथिला के मंत्री कैसे थे, तो दानशील और दयावान थे। वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। जो वीरेश्वर थे वो गरीबों, असहाय और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। साथ को भी स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। साथ में वो आलसी, जो अपने से खुद कोई काम कर नहीं सकता, उनको अन्न और वस्त्र देते थे। साथ ही यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर थे। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर कैसा थे, तो स्वभाव से दयावान और दानशील थे। ठीक है साथियों। और प्रतिदिन भोजन कौन देते थे, तो वीरेश्वर देते थे। ठीक है साथियों। यहाँ तक क्लियर, समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। और एक बार देख लीजिए साथियों आप लोग, कोई दिक्कत नहीं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 8 है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है साथियों,
तो आप लोग इसको देखिए क्या लिखा है कि उत्तर देखिए साथियों, राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखा है, राजशेखर अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा के एक प्राचीन केंद्र था, पाटलिपुत्र शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था और यहाँ अनेक संस्कृत के विद्वान हुए हैं, और यहाँ से अनेक संस्कृत के विद्वान हुए हैं। यहाँ प्राणी, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई है। साथियों बहुत बड़े बड़े एग्जाम होते थे पहले, प्राणी, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा यहाँ ली गई है। साथियों आप लोग लिख देंगे, एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे कि राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र प्राचीन शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था और यहाँ अनेक संस्कृत के विद्वान हुए हैं। यहाँ प्राणी, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई है। साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? साथियों कोई दिक्कत नहीं। और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं साथियों, क्लिक करके जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। साथियों आप लोग क्लिक कर जुड़ जाइए ताकि वहाँ पे PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है साथियों, चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 9, आलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, 100% आने की संभावना है साथियों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए साथियों, ये 100% आने की संभावना बनती है साथियों इसको बोर्ड परीक्षा में। साथियों उत्तर देखिए, आलसियों का सुख देखकर धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। साथियों आलस को जो आलसी थे, सच में ओरिजिनल जो वास्तविक आलसी थे, वो अपने से कोई भी काम नहीं करते थे साथियों। उसी प्रकार से जब उनको देखा गया कि ये आलसी आराम से बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं और नया नया वस्त्र पहन रहे हैं, तो धूर्त मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट। वो आलसी बन करके, यानी कृत्रिम मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट आलसी बन करके वो भी भोजन ग्रहण करने लगे। तो जनसंख्या बढ़ गई। तो मिथिला के जो मंत्री थे बृहस्पति, वो देखा कि दिन पर दिन आलसी की जनसंख्या बढ़ती जा रहे हैं, तो उसने क्या सोचा कि चलो ना हम एक परीक्षा लेकर देखते हैं कि सच में कौन आलसी है या नहीं है साथियों। लेकिन धूर्त लोगों की पहचान करने के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया। बृहस्पति ने क्या किया कि धूर्त लोगों की पहचान करने के लिए, यानी जो डुप्लीकेट यानी जो वास्तविक आलसी नहीं है, उनको पहचान करने के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया। धूर्त लोगों को, जो धूर्त लोग थे वो आग देख करके भाग गए साथियों। जो डुप्लीकेट आलसी थे वो आग देखते ही भागे, लेकिन जो सच में आलसी थे, जो सच में आलसी थे वो वैसे ही रह गए, सोए रह गए साथियों। जो सच में आलसी थे वो ऐसे ही रह गए। इसी प्रकार धूर्त लोगों की पहचान किया गया साथियों। जो आलस रहते थे डुप्लीकेट बन करके, तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। तब मिथिला के मंत्री बृहस्पति ने सोचा कि दिन पर दिन ये धूर्त आलसियों की जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, क्यों ना हम एक परीक्षा लिया जाए जिससे पहचान हो सके कि कौन सा डुप्लीकेट आलसी है और कौन ओरिजिनल आलसी है। उन्होंने आलसशाला में आग लगा दिया और आग को देखते ही जो डुप्लीकेट आलसी थे वो पलायन हो गए, यानी भाग गए। जो सच में आलसी थे, जो अपने से कोई काम नहीं कर सकता था, वो सोए ही रह गए, क्योंकि वो आलसी थे, कोई काम करना जानते नहीं थे, इसलिए वो सोए रह गए। इस प्रकार से धूर्त लोगों की पहचान किया गया साथियों। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हैं, यस या नो बोलेंगे साथियों। हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 10, कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? कर्ण किनके पुत्र हैं और उन्होंने इंद्र के दान में क्या दिया? साथियों ये VVI प्रश्न है, इसको आप लोग लिख करके याद कीजिए। याद नहीं हो तो साथियों नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद याद कर लीजिए साथियों, ताकि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए तो छूटे नहीं। ठीक है साथियों, ओके साथियों यहाँ तक। चलिए बच्चों देखिए इसका उत्तर, कर्ण दान वीरता पाठ के लेखक व्यास है। ठीक है साथियों, कर्ण दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? व्यास है। यहाँ से पता चल गया कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? तो व्यास है। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण कौन थे? तो कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण दुनिया के सबसे बड़े दानी व्यक्ति थे। जो कर्ण थे दुनिया में सबसे बड़े दानी व्यक्ति थे। उन्होंने अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए। साथियों इतना बड़ा दानी थे जो अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए।
कर्ण जैसा दानवीर धरती पर पैदा नहीं हुआ है। साथियों अभी तक कर्ण जैसा धरती पे दानशील पैदा अभी तक नहीं हुआ, यानी उसके जैसा कोई अभी तक उतना बड़ा दानशील नहीं हुआ। साथियों बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिए साथियों। तो इसका उत्तर अपने भाषा में लिखिएगा साथियों, ताकि अच्छा नंबर मिल सके साथियों, ताकि एग्जामिनर को आप खुश कर सके अपनी लैंग्वेज में। साथियों कैसे लिखेंगे? कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक भाष्य है, कर्ण सूर्यदेव की पुत्र थे। कर्ण दुनिया के सबसे बड़ा दानी व्यक्ति थे, जो अपना कवच और कुंडल दान में दे दिए। कर्ण जैसा दानवीर धरती पर अभी तक पैदा नहीं हुआ है। साथियों आप लोग ऐसे लिखेंगे। अगर ये 2 नंबर का प्रश्न है तो आप लोग को 2 नंबर मिलेगा, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। ये प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए आप लोग इसको हर हाल में याद कर लीजिएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 11, कौन कौन विदेशी यात्रा पटना आए थे? यानी कौन कौन विदेशी यात्रा पटना आए थे, यानी विदेश से यात्रा करने पटना आए थे साथियों। इसका सिंपल भाषा लिखिए, ये नहीं कि इतना छोटा लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा साथियों। ने हो सकता है किसी प्रश्न का आंसर थोड़ा लंबा हो जाता है और किसी प्रश्न का आंसर थोड़ा छोटा हो जाता है साथियों, इससे कोई मतलब नहीं है साथियों। जो प्रश्न है उसको आप लिखिए, नंबर जितना है अगर आप अच्छे से लिखे हैं, हैंडराइटिंग सुंदर है, तो आपको जितना मार्क्स का क्वेश्चन है उतना मार्क्स मिलेगा साथियों। ठीक है साथियों? तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? मेगास्थेनीज, फायान, वैंगसोंग, इति सिंह आदि विदेशी यात्रा पटना आए थे। साथियों कौन कौन विदेशी यात्रा पटना आए थे, तो कैसे लिखेंगे? विदेशी यात्रा करने के लिए पटना मेगास्थेनीज, फायान, वैंगसोंग, इति सोंग आदि विदेश यात्री करने पटना आए थे। क्लियर साथियों? यहाँ तक कोई दिक्कत? आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो साथियों क्लिक करके जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन क्लास में साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का चैप्टर वाइज PDF नोट्स आप लोगों को दिया जाता है साथियों, इसलिए आप लोग जुड़ जाइए, ताकि एग्जाम रिलेटेड जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोग को वहाँ पे हम शेयर कर सके साथियों। ठीक है साथियों? चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 12, आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की? आर्य समाज के बारे में लिखे साथियों। 100% पूछेगा, 100% पूछेगा साथियों। ये प्रश्न कोई इसमें नहीं है साथियों। साथियों अब बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय बचा है साथियों, इसलिए आप लोग कंस्टेंट बना के पढ़िए। छठ पूजा खत्म हो चुका है साथियों, आप घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है साथियों, और मैक्सिमम बचा है आप लोगों का समय एग्ज़ाम के लिए, तो 2.5 से 3 महीना बचा है साथियों। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और जो प्रश्न नहीं आए साथियों उसको नोटबुक में आप लोग लिख ही लेंगे। कल के भरोसे नहीं छोड़ेंगे साथियों। आज करो सो अब कर, अब करो सो आज कर, आज कर से अब, पल में पढ़ ले होगा बहुरी करेगा कब। साथियों एक बहुत बड़ा दोहा है साथियों कि कल करे सो आज कर, आज कर से अब, पल में पढ़ ले होगा बहुरी करेगा कब। साथियों इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो कल करना है उसको आज कर लीजिए, कल के भरोसे मत छोड़िए। जो कल करना है उसको आज कर लीजिए, जो आज करना है साथियों उसको अब कर लीजिए। ठीक है साथियों? ताकि आप बहुरी मतलब क्या होता है? दोबारा, यानी आप अगर इतना जल्दी कर लेते हैं, यानी जो कल करना है उसको आज कर लेते हैं, तो कल आप उसको दोबारा कर लीजिएगा। ठीक है ना साथियों? तो आप लोग अच्छे से पढ़िए मन लगा करके। आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं साथियों, चुन चुन करके प्रश्न आप लोगों के लिए लाते हैं। इसलिए साथियों आप लोग वीडियो को देखिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है साथियों? चलिए इसका उत्तर देखिए। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने 1885 ईस्वी में मुंबई नगर में किए। साथियों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 ईस्वी में मुंबई नगर में किए। आर्य समाज वैदिक धर्म और साहित्य के प्रचार पर बल देता है। साथियों आर्य समाज जो है वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर अधिक बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोधी है, यानी यह दयानंद सरस्वती जो है जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, यानी विरोधी है, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते साथियों? इससे पहले की वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जब गणेश शिव का पूजा होता था शिवरात्रि के दिन इनके घर में विशेष प्रकार की शिवरात्रि मनाया जाता था, तो इसने देखा कि रात में चूहा
प्रतिमा पर चढ़ करके प्रसादी खा रहा है, जिससे इनके अंदर अनास्था हो गई कि मूर्ति पे चढ़ कर छुआ प्रसाद खा सकता है। इसका मतलब मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। साथियों, यह मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। साथियों, यह मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया। साथियों, जो आर्य समाज है वो नया शिक्षा, जो नया पैटर्न है उनको अपनाया और DAV नामक विश्वविद्यालय की स्थापना किया। साथियों, DAV की स्थापना किया। साथियों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि आर्य समाज ने कौन सा विश्वविद्यालय का अपनाया, तो DAV नामक विश्वविद्यालय को स्थापना किया। साथियों, आर्य समाज की शाखाएं देश विदेश में स्थित है। साथियों, जो आर्य समाज DAV नामक विश्वविद्यालय का स्थापना किया, वो शाखा देश विदेश में अभी भी स्थित है। साथियों, आप लोग इस प्रश्न को आंसर हाल में याद कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये MBBI प्रश्न है, इसको आप लोग लिख करके याद कर लीजिए। ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है साथियों। तो बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आप लोग लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 ईस्वी में मुंबई नगर में किए थे। आर्य समाज वैदिक धर्म और साहित्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा के विरोधी है। यह मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। आर्य समाज ने नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया और DAV नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज की डेट में देश विदेश में स्थित है। साथियों, क्या यहाँ तक क्लियर साथियों? ये प्रश्न 100% आने की संभावना है, इसलिए आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिए साथियों। कोई दिक्कत है तो साथियों आप लोग बताएंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों खत्म हो गया प्रश्न, इसको लिख लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं साथियों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा साथियों। और वीडियो पसंद आए तो शेयर कर लीजिएगा साथियों, शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों हर हाल में, ताकि आप लोगों तक नया वीडियो पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट को जरूर कीजिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।